हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और आप लोग पिछली कक्षाओं को देख चुके हैं और आप लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का देखा होगा संग्रह कि ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम्स में धीरे धीरे आ भी रहे हैं जो अभी एग्जाम्स हो रहे हैं। आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग करते हैं, देखते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? हाल ही में किस राज्य में भारत में पहली बार हींग का इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, एसएफटेडा जो है उसकी खेती की गई है, ये पूछा गया है। कौन से राज्य में की गई है? मणिपुर में, आंध्र प्रदेश में, असम में और हिमाचल प्रदेश में। इन विच स्टेट, कौन से में की गई है बताइएगा फटाफट से। चार ऑप्शन आपके सामने। हींग, देखिएगा हींग जो है वो भारत में सबसे ज्यादा कंजम्पशन है वर्ल्ड का। विश्व की जो कुल हींग है उसका 50% जो कंजम्पशन है वो अकेले इंडिया में है। कितना प्रतिशत? 50%। और हम लोग पैदा कितनी करते थे? जीरो, कुछ भी नहीं। हम लोगों को 600 करोड़ रुपया इंपोर्ट करना पड़ता था, 600 करोड़ रुपए इंपोर्ट पर लगाना पड़ता था हींग के आयात पर। अब हम लोग वो बचाने का प्लान कर रहे हैं। हींग सर्वाधिक जो है हम लोग जो ले रहे थे उसमें से अफगानिस्तान 90% जो है वो हम लोग अकेले अफगानिस्तान से ले रहे थे। कितना परसेंट? 90%। ईरान से जो है 2% के आसपास ईरान से भी आ रही थी। उसके अलावा उज्बेकिस्तान से हम लोग हींग का आयात करते थे 8%। और ये 100% हमारा जो है 50% जो विश्व का कुल कंजम्पशन है उसका इंडिया में हो रहा था। और उसमें से 90% अकेले अफगानिस्तान से ले रहे थे हम लोग। लेकिन अभी हमने क्या प्लान किया है कि हम लोग खुद से जो है इंडिया में ही हींग का उत्पादन करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने उसके सीड को खोज लिया है। एक्चुअल में ये क्या है, एसएफटेडा जो है ये फेरुला स्पीसीज का हींग जो है आपका फेरुला एसएफटेडा जो कैटेगरी है, स्पीसीज है, उसका ये पौधा है। और ये अपना CSIR, ये अपना जो CSIR है उसका एक IHBT नाम से एक यूनिट है पालमपुर हिमाचल प्रदेश ने, उसने इस सीड को तैयार किया है। ठीक है ना, इस अफगानिस्तान वाले सीड को या इसी स्पीसीज का जो सीड है इसको हम लोगों ने CSIR IHBT ने तैयार किया है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोस्फीयर एंड टेक्नोलॉजी जो है पालमपुर में, इसने अब बीज तैयार कर दिया है। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है? इसके लिए कंडीशन ये है, अगर इस पौधे को उगाना है आपको तो इसके लिए कंडीशन ये है कि कोल्ड एंड ड्राई कंडीशन होना चाहिए। कैसा? कोल्ड एंड ड्राई कंडीशन। और कोल्ड एंड ड्राई में भी क्या, अप्रोक्सीमेटली 20 से 30 डिग्री जो है सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए और ड्राई क्षेत्र होना चाहिए। और ऐसा हमारे पास हिमाचल प्रदेश में ही है। तो हिमाचल प्रदेश का जो लाहौल और स्पीति रीजन है, कौन सा? लाहौल एंड स्पीति। हिमाचल प्रदेश का जो लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट वाला एरिया है वहीं पर हम लोग जो है लाहौल एंड स्पीति, ठीक है, यहां पर हम लोगों ने शुरू किया है अभी। लेकिन इस पौधे के आज लगाया हम लोगों ने, ऐसा नहीं है कि कल से हम लोगों को हींग प्राप्त हो गया, 600 करोड़ बचा लिया, ऐसा नहीं है। इसमें अप्रोक्सीमेटली 5 वर्ष बाद जो है इस पौधे से हम लोग हींग को उत्पादन कर पाएंगे। और इसकी हींग का उत्पादन जो होता है वो पौधे के रूट से होता है, जड़ से होता है। ये बात ध्यान रखना। इसके पौधे होते हैं लेकिन पौधे के फ्लावर वगैरह से नहीं होता, इसका रूट से जो रेजिन है वो निकलता है और इसका हम लोग यूज करते हैं। फिर ये बात ध्यान रखना है। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है आपसे, इसका फैमिली कौन सा है, क्योंकि ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इंडिया अब एसएफटेडा का या हींग का उत्पादन खुद से करेगा। ये 600 करोड़ इंपोर्ट का बचा रहा है और जिसकी कंजम्पशन हमारे देश में विश्व की कुल कंजम्पशन का 50% है और हमारे पास उत्पादन नहीं हो रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो ध्यान रखना है कि इसके द्वारा CSR जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च जो है हमारा, CISR एक्चुअल में, नॉट CSIR, CISR IHBT के द्वारा जो है सीड डेवलप किया गया है। और कहाँ पर की जाएगी खेती? हिमाचल प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट। राइट, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है बताइएगा सब। बस 90, 94, 98, 99, कौन सा स्थान है इंडिया का ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में? विच प्लेस? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 2006 से ये इंडेक्स जारी किया जा रहा है। इस बार 2020 में इसका 15वां एडिशन है। ठीक है ना, ये एडिक्स जो है 2006 से जारी किया जा रहा है। 2015 के अंदर जो 2020 के अंदर इसका 15th एडिशन जो है इस बार आया है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। इसमें इंडिया को कौन सा स्थान मिला है ये आपसे पूछा है।
और किस बेस पे ये जज कैसे करता है, हंगर को कैसे पता लगाएगा, तो इसके अंदर 4 इंडिकेटर होते हैं। वैसे मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं आप लोगों को कि इसके लिए जो है 4 इंडिकेटर है। 4 इंडिकेटर में क्या होता है, 4 इंडिकेटर्स है जिनके थ्रू जो है ये पता लगाता है। 4 इंडिकेटर क्या क्या है इसके, एक है आपका अंडर नरिशमेंट। अंडर नरिशमेंट, अंडर नरिशमेंट क्या है, यानी पूरा नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे हैं, दैट इज अंडर नरिशमेंट। इसका अर्थ ये है कि पॉपुलेशन विद लो कैलोरी इनटेक, यानी जितना कैलोरी हमारे बॉडी का डिमांड है उतना नहीं मिल रहा है, दैट इज अंडर नरिशमेंट। देखो वो क्या होती है, वो होती है अंडर नरिशमेंट। इसके अलावा एक होता है दूसरा आपका चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड वेस्टिंग क्या है, चाइल्ड वेस्टिंग होता है कि जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं और उनका जो वेट है वो उनकी हाइट के कंपैरिजन में कम है। जितना हाइट है उसके अकॉर्डिंग अगर वेट देखें तो काफी कम है, इस चीज को बोलते हैं अंडर वेस्टिंग। ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग क्या है, जो वेट है वो हाइट के अकॉर्डिंग नहीं है, वेट कम है हाइट के मुकाबले अगर देखा जाए जितना होना चाहिए, तो ये होती है आपकी, इसको मैं लिख देता हूं, अंडर एज ऑफ 5, लो वेट टू देयर हाइट। उनकी हाइट के मुकाबले में अगर कंपेयर करें तो वेट जो है फॉर देयर हाइट जो है लो वेट फॉर देयर हाइट। ठीक है, तो ये होता है चाइल्ड वेस्टिंग। ये इस चीज को क्या बोलते हैं, चाइल्ड वेस्टिंग। ये किस चीज को कि अंडर न्यूट्रिशन है बच्चा, इस चीज का ये इंडिकेटर होता है। ये किस चीज का इंडिकेटर होता है कि बच्चा जो है वो अंडर न्यूट्रिशन है लेकिन 5 वर्ष से कम आयु। फिर एक होता है चाइल्ड स्टंटिंग। एक क्या होता है, चाइल्ड स्टंटिंग। ये जो है टर्म मैं यूज कर रहा हूँ, ये थोड़ी सी तुम लोगों को डिफिकल्ट लग रही थी बट ये लग रही होगी, बट ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम में कभी भी ये हो भी सकता है कि चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है, चाइल्ड स्टंटिंग क्या होता है। ये क्या होता है, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे, उनका इसमें क्या था, लो वेट फॉर देयर हाइट, इसमें क्या हो जाएगा, लो हाइट फॉर देयर एज। उनकी उम्र के मुकाबले उनकी हाइट कम है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, लो हाइट फॉर देयर एज, इसको बोलते हैं चाइल्ड स्टंटिंग। ठीक है, इस चीज को क्या कहते हैं, चाइल्ड स्टंटिंग। एक होता है फिर चाइल्ड मोर्टेलिटी। चाइल्ड मोर्टेलिटी तो समझते हो आप लोग, बाल मृत्यु दर एक तरह से, चाइल्ड मोर्टेलिटी। चाइल्ड मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी रेट सुना होगा ना आपने। चाइल्ड मोर्टेलिटी में क्या आता है, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में जो है कितना मोर्टेलिटी रेट, कितना मृत्यु दर हो रहा है, दैट इज अंडर 5 जो है कितना मोर्टेलिटी रेट है, वो आपका चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट आता है। लेकिन अभी इंडिया के अंदर बात करें तो ये लास्ट वाले 2 इंडिकेटर्स में तो सुधार है कुछ, लेकिन बाकी जो है काफी हाई हो रहे हैं। अगर बात करें तो अंडर नरिशमेंट अगर इंडिया के अंदर देखें तो 14% जो है बच्चे ऐसे हैं जो अंडर नरिशमेंट है। इंडिया के अंदर आज भी 14% बच्चे ऐसे हैं जो अंडर नरिशमेंट है, और 17.3% जो है वो चाइल्ड वेस्टिंग का जो है शिकार है, 17.3%, यानी लो वेट है फॉर देयर हाइट उन बच्चों का। ठीक है, इसके अलावा जो चाइल्ड स्टंटिंग है उसके शिकार है आपके 34.7%। ठीक है, 34.7% जो है वो इस चीज से ग्रस्त है, यानी उनका हाइट जो है उनके एज के अकॉर्डिंग नहीं है। राइट, उसके बाद अगर बात करें चाइल्ड मोर्टेलिटी तो 3.7% जो है चाइल्ड मोर्टेलिटी। लेकिन इन चीजों में तो सुधार है, खैर ये जो है इन दोनों में सुधार है अभी, और इसके लिए गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम जो है काफ़ी टाइप के जो है गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम प्रोग्राम चलाए हैं। जैसे कि अगर बात करें अभी हाल ही में ही तो ईट राइट मूवमेंट चलाया था फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया फसाई ने। देन पोषण अभियान जो है ये आपका चलाया गया था 2018 में, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ये चलाया था आपका पोषण अभियान भी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चलाया गया था, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनके लिए आपका मैटरनिटी बेनिफिट के तौर पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चे हॉस्पिटल्स के अंदर पैदा हो। इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मातृ वंदना योजना भी चलाया गया था 2017 के अंदर, जो है ये स्कीम लागू की गई थी 1 जनवरी 2017 से। ठीक है, इसके अलावा अभी हम लोग फूड फोर्टिफिकेशन की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। फूड फोर्टिफिकेशन में क्या आता है कि जो न्यूट्रिशंस होने चाहिए हमें, अगर उनसे फ्रूट से और जो हमारे जो अनाज है उससे नहीं मिलता है,
तो हम लोग जो है उनको फोर्टिफाइड करने लग गए, अभी फोर्टिफिकेशन करने लगे, जैसे चावल हो गया, मिल्क हो गया, इन चीज़ों का, ताकि जो हमारे विटामिन और मिनरल्स की जो ज़रूरत है वो पूरी हो सके हम लोगों को, ठीक है ना। तो इसके लिए विटामिन ए और सी से का फोर्टिफिकेशन करने लग गए हम लोग राइस वगैरह के अंदर, मिल्क वगैरह के अंदर। तो ये होता है फोर्टिफिकेशन, ठीक है। इसी प्रकार से जो है आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम जो है 2 अक्टूबर आपकी 1975 में शुरू हो गई थी, ये भी। तो इस तरह से मतलब काफ़ी इस तरह के अभियान और प्रोग्राम हमने चलाए हैं, जिनके थ्रू हम लोग इस चीज़ को ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है उसके अंदर हमारा नंबर ठीक ठाक रहे, इसके लिए सारी चीज़ चलाई गई है, ठीक है। इसके अलावा 2013 के अंदर आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी लाया गया था, राइट। तो ये तमाम चीज़ें जो है इससे संबंधित है। इसके बारे में हम क्वेश्चन पे थे कि क्वेश्चन में क्या पूछा था इसने, भारत को कौन सा स्थान मिला है। ये तो हम लोगों ने सारी बात कर ली इसकी ऑल ओवर द जो है क्वेश्चन के, लेकिन ये 94वां स्थान था, ठीक है। 94th प्लेस था इंडिया का आउट ऑफ 107, ठीक है। 107 देशों में से 94वां स्थान मिला था ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में से, इतना याद रखना है आपको, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया बी, एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने किसे चंद्रमा पर सेल्यूलर नेटवर्क बनाने हेतु एक भागीदारी के तौर पर चुना है। देखो, नासा अमेरिका का जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है नासा, ठीक है। अमेरिका का स्पेस एजेंसी नासा है और वो क्या कर रही है, चंद्रमा पर सेल्यूलर नेटवर्क। सेल्यूलर नेटवर्क का मतलब समझ रहे हो, वहां पर नेटवर्क की कनेक्टिविटी देगा, 4G जो है नेटवर्क की कनेक्टिविटी देगा, फोन कॉल्स करो, इंटरनेट चलाओ, ये तमाम जो है सेल्यूलर नेटवर्क बिछाने की बात कर रहा है। उसके लिए एक कंपनी के साथ समझौता किया इसने, वो कौन सी है ये बात पूछ रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, देखो चंद्रमा पर हम लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है अभी फ़िलहाल रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। तो उसके लिए जो है चंद्रमा पर एक कंपनी के साथ समझौता किया है कि वहाँ पर आप लोग जो है सेल्यूलर नेटवर्क डेवलप करना है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए उससे, राइट। तो कौन सी कंपनी है इसमें से बताओ, नोकिया, ठीक है। कौन सी कंपनी है ये, नोकिया के साथ में, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोकिया जो है इसके साथ में ये समझौता हुआ है, जिसके बाद जो है ये चंद्रमा पर सेलुलर नेटवर्क करेगी, पहले 4G करेगी, उसके बाद जो इसको 5G में अपग्रेड कर देगी बाद में, ठीक है। तो ये समझौता हुआ है। तो ये, इसके अलावा इंडिया का आपको पता है चंद्रमा जो है 3,84,000 प्लस किलोमीटर जो है पृथ्वी से पड़ता है। चंद्रमा जो है उसका 3,84,000 किलोमीटर से ज़्यादा जो है दूरी है भारत इसके पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का। चंद्रयान 1 भी छोड़ा था इंडिया ने 2008 के अंदर। इसके बाद चंद्रयान 2 हम लोगों ने जो है अभी 2019 में छोड़ा था, 22 जुलाई 2019, जिसमें विक्रम लैंडर भी था। अपने आप में एक डिफ़िकल्ट टास्क था, जो कि क्योंकि उसके अंदर क्या था कि हम लोगों को साउथ पोल का जो सबसे दूर वाला एरिया था उस स्पॉट पे हम लोगों को चंद्रयान 2 को लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग करवाना था। इस कारण हमें दिक्कत आई थी। तो 2 मिशन हम लोग भी चंद्रयान पे भेज चुके हैं, राइट। लेकिन नासा अभी वहाँ पर क्या कर रहा है, सेलुलर नेटवर्क डेवलप कर रहा है। किसके साथ मिलकर, नोकिया के साथ मिलकर, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। चंद्रयान 1 कब था, 2008, और चंद्रयान 2 कब था, 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया, राइट। विक्रम लैंडर था उसके अंदर, ठीक है, और एक रोवर भी भेजा गया था। तो ध्यान रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किस देश को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की अध्यक्षता मिली है। इसमें से कौन सा देश है जिसको ILO की, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अध्यक्षता मिली है, बताइएगा फटाफट से। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है, इसके बारे में पूछ रहा है। इसकी स्थापना कब हुई थी ILO की, इस पर बात कर लेते हैं जब तक आप आंसर दो। 1919 में स्थापना हुई थी। अभी पीछे जो है 2019 में 100वां जयंती बनाया था इसने, ILO ने अपना। 1919 में स्थापना हुई थी इसकी। हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। और भारत जो है इसका एक संस्थापक देश के रूप में है। इंडिया जो है एक फाउंडेशन कंट्री के रूप में है इसके साथ, ILO के साथ जो है, ठीक है। इसके अलावा ILO को 1960 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ है। क्या है, 1960 के अंदर नोबेल शांति का पुरस्कार भी मिला हुआ है ILO को ही, राइट। और इंडिया को जो है 35 वर्ष के बाद फिर से अध्यक्षता करने का मौका मिल रहा है अभी। तो ये इंडिया जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो इंडिया जो है इसका करेक्ट आंसर है भारत, बी, राइट। तो ये ध्यान रखना है, इसकी अध्यक्षता जो है भारत को मिली है। इंडिया के अंदर अगर बात करें लेबर से रिलेटेड, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो है अनुच्छेद 23 और 24 है, वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और उसी में आर्टिकल 23 जो है उसमें लिखा हुआ है बलपूर्वक श्रम जो है उस पर प्रतिरोध है, यानी फोर्सफुल लेबर आप किसी से नहीं करवा सकते हो। और ये भी एक ILO की बात है जिसके अंदर लिखा हुआ है
कि हाँ ऐसा नहीं करवाना चाहिए किसी से भी, और इसको हम लोग इंडिया जो है काफ़ी कन्वेंशन इसकी फॉलो करता है, 7-8 कन्वेंशन है जिनको इंडिया ने हस्ताक्षर कर रखा है, लेकिन सारी की सारी भारत ने नहीं कर रखी है इसकी, राइट। तो ILO के बारे में थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए, हेडक्वार्टर्ड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड, राइट। तो ये चीज़ें हैं इसके बारे में, करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति डॉक्टर विजयलक्ष्मी रमानन का निधन हुआ है, यह थी क्या थी है बताइएगा फटाफट। भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी, भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी, क्या बात है, 3 तो एक ही ऑप्शन है एकदम, 2 तो एक सेम है। भारतीय वायुसेना की पहली अधिकारी, वायुसेना, वायुसेना, नौसेना, क्या थी, या भारत की पहली महिला साइकोलॉजिस्ट कौन थी, ये विजयलक्ष्मी रमानन। ABCD, AB का तो क्या बताओगे, फिर C और D, ACD बता लो, ये काट लो, ये 2 बार हो गया, राइट। बताओ इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसको तब तक मैं मिटा देता हूं। ठीक है, ये आपका 2 बार हो गया थोड़ा, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। तब तक तुम लोग बाकी से आंसर करो। ये 3 ऑप्शन है, इनमें से बता दो विच वन इज द करेक्ट आंसर। भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी, या भारतीय थल सेना लिख देते हैं इसकी जगह, बताइएगा। ABCD, तो ये थी भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी, ठीक है। जो विजयलक्ष्मी रमानन है वो भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी थी। 2 अगस्त 1955 को जो है इनको कमीशन हुई थी, और 1972 के अंदर जो है उनको विंग कमांडर भी बना दिया गया था। और अभी हाल ही में 96 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है, इसीलिए इनकी न्यूज़ में है ये, ठीक है। अभी हाल ही में 96 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है विजयलक्ष्मी रमानन जी का, राइट। तो ये ध्यान रखना है आपको, विंग कमांडर 1972 में बनी थी, और ये है भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी। क्लियर है ये चीज़ आपको, तो ये आपको आइडिया रखना है। तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के भूमि कानूनों के लिए स्थायी निवासी मानदंड हटा दिया है। जो परमानेंट रेजिडेंट लिखा हुआ था उसको हटा दिया गया है। किस भारत सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ऐसा किया है कि वहां पर जो भूमि कानून जो थे, लैंड रिलेटेड जो लॉज थे, उनमें जो परमानेंट निवासी या परमानेंट रेजिडेंट नाम लिखा हुआ था उसको हटा दिया गया है। ये आपसे पूछा गया है, कौन से स्टेट में ऐसा किया गया है, बताइएगा। इन विच स्टेट? छत्तीसगढ़, मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर और त्रिपुरा। विच इज द करेक्ट आंसर? आप भली भांति जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में 370 जब से ख़त्म हुआ है, उसके बाद से वहाँ पर जो है इंडिया उसको इंटीग्रेशन में लगा हुआ है पूरी तरह से। भारत सरकार जो है पूरी तरह से उसको अपने साथ मिलाने में लगी हुई है अभी, ताकि पूरी तरह से होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए। अभी पीछे जो है लैंग्वेज को लेकर भी चर्चा चल रही थी कि हिंदी लैंग्वेज जो है वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि उर्दू वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो वहाँ के बहुत ही कम लोग जो है हिंदी जानते हैं। सो इसलिए ये चीज़ भी है। दूसरा जो है, अभी क्या किया गया, जहाँ वहाँ ये लिखा हुआ था कि जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी जो होगा वही वहाँ पर भूमि खरीद सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकता था। अब उस चीज़ को जो है समाप्त कर दिया गया है। उसके लिए जो है कई लॉज जो थे, 12 के आसपास कानून जो थे वो समाप्त कर दिए गए, उनको निरस्त कर दिया गया है, और 26 जो है लैंड से रिलेटेड रूल्स थे उनमें संशोधन किया गया है। और उसके बाद जो है ये चीज़ कर दी गई है कि वहाँ पर शैक्षणिक और जो है आपका स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भूमि खरीदी जा सकती है, या उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको उच्च स्तर की स्वास्थ्य और शैक्षणिक सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर लैंड खरीदी जा सकती है, किसी एक व्यक्ति के द्वारा या किसी एक ग्रुप के द्वारा जो है ऐसी जो है लैंड खरीदी जा सकती है। लेकिन कृषि भूमि जो है वो केवल कृषक ही खरीद सकता है, किसान ही खरीद सकता है। तो ये बात भी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन जो आदेश है, तीसरा आदेश 2020 के तहत ये सारे काम किए गए हैं। और वहाँ से क्या हटा दिया गया है, ये स्थायी निवासी जो है वहाँ का वर्ड उठा दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति जो है जम्मू कश्मीर में लैंड या प्रॉपर्टी खरीद सकता है। तो ये एक खबर है जो आपको पता होनी चाहिए, राइट। अच्छी और बुरी वो अलग बात है, हालांकि ऑलमोस्ट अच्छी है ये, इसमें कुछ बुरा नहीं है, राइट। सो ये चीज़ है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का आपको पता होगा, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था? 31 अक्टूबर 2019 को जो है जम्मू कश्मीर को
और लद्दाख को, दोनों को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। और अभी वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? वो है मनोज सिन्हा। ठीक है, मनोज सिन्हा जो है वर्तमान में एलजी है वहाँ पर मनोज सिन्हा। तो ये आपको ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर के अंदर। क्लियर है ये चीज़? तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो गया सी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना को शुरुआत की है? एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना, इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर विलेज स्कीम। इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ एग्रीकल्चरल विलेज स्कीम जो है किस स्टेट ने हाल ही में लागू की है? ये आपसे पूछ रहा है। किया क्या है? किसानों की आय दोगुनी करनी है। इंडियन गवर्नमेंट का भी टारगेट है 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है, लेकिन होगी कि नहीं होगी वी डोंट नो। अभी तक तो कुछ नहीं कह सकते हैं जैसे हालात है। लेकिन ये जो है इंटीग्रेटेड मॉडल इन्होंने भी लागू किया है, जिसके अंदर जो मशीनीकृत खेती है, मैकेनाइजेशन जो है फार्मिंग का, वो करने की ज़्यादा से ज़्यादा बात चल रही है कि मशीनीकृत खेती करें। और इसके अलावा जो है, जो लोन की अमाउंट थी पहले 2 लाख तक जो है ऋण मुक्त लोन मिल रहा था विदाउट इंटरेस्ट, और उसका जो है अभी कैप बढ़ा के 3 लाख कर दिया गया है। अभी 3 लाख तक जो है बिना ऋण के लोन दिया जाएगा लोगों को, इसके तहत जो है। इसके अलावा इसके अंदर अगर बात करें तो उत्तराखंड के अंदर ये किया गया है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने किया है। ठीक है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये कार्य किया है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए और मशीनीकृत खेती को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, लोगों को इस चीज़ के लिए प्रमोट करने के लिए काम किया है। राइट, तो ये ध्यान रखना है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो वहाँ पर क्या है, उत्तराखंड में चीफ मिनिस्टर है, और बेबी रानी मौर्य जो है वो वहाँ की क्या है, राज्यपाल है। क्लियर है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? उत्तराखंड के द्वारा। राइट, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में कौन सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? सब्जियों के लिए, वेज के लिए, बता दीजिएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। कौन सा ऐसा स्टेट है जो सब्जियों के लिए एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य समझते हैं ना आप लोग, एमएसपी निर्धारित किया उसने? विच स्टेट? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल। कौन से राज्य ने किया है? 1 नवंबर से लागू हो रहा है ये। ठीक है, 1 नवंबर से लागू हो जाएगा। राइट, किस स्टेट ने किया है बताइएगा? तो ये किया गया है आपका केरला गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, केरल सरकार ने किया है ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा वेज या वेजिटेबल्स लगाने के लिए, या वेजिटेबल्स जो है प्रोडक्शन के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इसके लिए उन्होंने लगभग 16 सब्जियों का जो है वो एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागू कर दिया, जिसमें टमाटर हो गया। इस प्रकार से 16 सब्जियां हैं, 8 रुपए के लिए टमाटर कर दिया, लेकिन प्याज को नहीं डाला है। ठीक है, सो मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप समझते हैं अच्छे से। एमएसपी क्या है? फसलों के लिए मिलता है ना, फसलों के लिए जो है एमएसपी दिया जाता है, उसी प्रकार सब्जियों के लिए एमएसपी जो है दिया गया है केरल सरकार के द्वारा। केरल का जो राज्य का कृषि विभाग है वो इस चीज़ को देखेगा। इसके अलावा जो सब्जियों के लिए तो ये है, लेकिन अनाज के लिए किसके द्वारा दिया जाता है? तो एक सीएसीपी है। सीएसीपी क्या है? इसके द्वारा जो है एमएसपी तय किया जाता है। फसल के शुरू होने से पहले ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी जो है वो डिसाइड किया जाता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग के द्वारा। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर, सीएसीपी के द्वारा, एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग। ठीक है, इसके द्वारा किया जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं कृषि लागत और मूल्य आयोग। ठीक है, इसके द्वारा किया जाता है। राइट, तो लागत, इसके मतलब जो भी प्रोडक्शन पे आपका कॉस्ट आता है उसको ध्यान में रखते हुए जब सत्र शुरू होगा उससे पहले ही बता दिया जाएगा कि गवर्नमेंट इस रेट से कम नहीं खरीदेगी, ये होता है एमएसपी। लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही बताया जाता है। राइट, बट इसको लेकर भी गवर्नमेंट और किसानों के बीच में इशू चल रहे हैं कि इसमें दिक्कत है, किसान जो है उस मूल्य पे नहीं बेच पा रहे हैं, कुछ ना कुछ इशू आ रहे हैं। तो इसको लेकर एमएसपी जो है उसको लेकर अभी बहुत ज़्यादा किसानों और सरकार के बीच में गड़बड़ चल रही है। अभी वर्तमान में अप्रोक्सीमेटली 22 फसलों का जो है एमएसपी लागू कर रखा है। कितनी फसलों के लिए वर्तमान में? 22 क्या है, जिसमें से 14 के आसपास तो जो है आपकी वो खरीफ की फसल है। ठीक है, 14 के आसपास जो है उसमें से खरीफ की फसल है, और जो 6-7 जो है वो रबी की फसल है, और 2 जो है जैसे तोरी हो गया और डीहस नारियल जो है ये शामिल है इसके अंदर। तो 22 के आसपास जो ऐसी फसलें हैं जिनका
अभी एमएसपी लागू, राइट। तो एमएसपी किसके द्वारा किया जाता है? सीएससीपी के द्वारा, ये आपको पता होना चाहिए। और केरल के अंदर अभी सब्जियों के लिए किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। केरल का सीएम कौन है? पिनरई विजयन चीफ मिनिस्टर है वहां के, और आरिफ मोहम्मद जो है वो राज्यपाल है वहां के, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में हरियाणा लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, आपको पता होना चाहिए, एक हमारे देश के अंदर है यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, एक होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग, एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी होता है, 2 या 2 स्टेट्स का अधिक, लेकिन आपको इतने में समझ में आ जाएगी चीजें। इनका उल्लेख भारतीय संविधान के अंदर कहां पर है? भाग जो भारतीय संविधान का भाग 14 है, कौन सा? 14, उसके अंदर आर्टिकल जो है 315 से 323, अनुच्छेद कितना? 315 से 323 तक जो है वो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में है। आपको एक तो ये पता होना चाहिए। दूसरी बात पता होना चाहिए कि जो यूपीएससी के सदस्य है और अध्यक्ष है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति यूपीएससी का अध्यक्ष और सदस्य है, इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। समझ रहे हो इस चीज को? नियुक्ति कौन करता है इनकी? राष्ट्रपति। जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा, राइट। स्टेट का जो राज्यपाल होगा, गवर्नर होगा, वो करता है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, और ऊपर जो संघ लोक सेवा आयोग है उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ठीक है। ये जो स्टेट के अंदर जैसे हाईएस्ट पोस्ट है, जैसे हरियाणा में एचसीएस है, तो उनकी जो है रिक्रूटमेंट के लिए जिम्मेदार है। उसी प्रकार ऑल इंडिया सर्विसेज हो गई यूपीएससी, उसके लिए जिम्मेदार है संघ लोक सेवा आयोग जो है। अब बात करें तो हटाने का जो है, यूपीएससी के सदस्यों को कौन हटाता है? तो इनको हटाया जाता है सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। किसकी जांच के बाद? सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं। और राज्य के जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं वो किसके द्वारा हटाए जाते हैं? सेम सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं। हटाए दोनों राष्ट्रपति द्वारा जा रहे हैं, लेकिन लगा कौन रहा है? नियुक्ति कौन कर रहा है? यहां पे राज्यपाल और वहां पे राष्ट्रपति। इन ये जो है राज्यपाल के लिए, और सुप्रीम कोर्ट जब जांच करता है तो उसकी जांच राष्ट्रपति को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है इस चीज के लिए। ऐसा नहीं है राष्ट्रपति मस्ती कर ले कि नहीं कोई बात नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला मैं हटाने वाला हूं, मैं अपने हिसाब से ना। अगर बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये बंदा ऐसे मिला है, तो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा उसको राष्ट्रपति को मानना पड़ता है। ये अलग केस है, थोड़ा ध्यान रखना। दूसरे के बाद क्या है? दूसरा, राष्ट्रपति जो है यूपीएससी के सदस्यों को जो नियुक्त करता है, इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है। और जो राज्य का जो होता है उसके लिए क्या होता है? उसके लिए भी 6 वर्ष, लेकिन यहां पर 62 वर्ष की आयु तक। यहां पर 62 वर्ष की आयु तक ही राज्य के अंदर जो है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य रह सकते हैं। क्लियर है ना? अभी पीछे आर.के. पचनंदा जो है वो हरियाणा के वो जो एचपीएससी के जो है अध्यक्ष थे, लेकिन उनके अभी रिटायरमेंट के बाद उनका कार्यकाल पूरा हो गया था। अब जो है कौन बन गए हैं? अब बन गए हैं आलोक वर्मा। डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो अब करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका? डी, आलोक वर्मा अभी सदस्य है, ठीक है। तो ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद जो है आपका अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति की शुरुआत की है? कौन सा मिशन है? मिशन शक्ति। नवरात्रों के पहले ही दिन जो है मिशन शक्ति शुरू कर दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, ये मैं बता ही दिया, ऑप्शन आपके सामने है, सी करेक्ट आंसर है इसका। मिशन शक्ति क्या है? महिला सुरक्षा को ज्यादा से ज्यादा वुमेन सेफ्टी के लिए किया गया है। अब ये कारगर कितना साबित होता है? उत्तर प्रदेश जो है अप्रोक्सीमेटली इसका एरिया जो है ब्रिटेन के बराबर है। यूनाइटेड किंगडम के क्षेत्रफल जो है उसके बराबर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, एरिया है, कवर करता है वो, ठीक है। सो उसके बराबर है। तो सोच के चलो मिशन शक्ति वहां पर कितना काम करेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो है वुमेन्स के खिलाफ उसमें बार बार आ, जैसे कि अभी हाथरस केस आया, हाथरस केस उस उधर का ही है, जिसमें किसी दलित जो है लड़की का गैंगरेप हुआ है, उसके बाद जो है मामला दबाया गया है। तो दीज ऑल थिंग्स, तो इस प्रकार से जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभी शुरू किया गया है, 6 महीने के लिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा इसको, मिशन शक्ति को, राइट। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अभी नेशनल क्राइम ब्यूरो जो है उसकी रिपोर्ट के अनुसार 2018 में जो है बहुत सारे मामले बढ़े हैं 2017 के मुकाबले में महिलाओं के खिलाफ। अगर
जो उत्पीड़न की या प्रताड़ना की बात करें या उनके खिलाफ जो है इस प्रकार के जो है उनकी सुरक्षा को लेकर जो खतरा हुआ है उसके बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं हमारे देश के अंदर। इसके पीछे कई सारी चीज़ें जिम्मेदार है अगर बात करें तो, जिसके पे एक पैट्रियार्कल सोसाइटी रही है हमारी, तो उस प्रकार का माइंडसेट जो है वो है, ठीक है। इसके अलावा भी और भी सो मैनी फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है जिसके कारण हम लोग आज भी महिलाओं के खिलाफ इतना जो है प्रताड़ना हो रही है, उतनी दिक्कतें आ रही है, राइट। तो इसी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने है ये मिशन शक्ति अभियान शुरू किया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के योगी जी जो है आदित्यनाथ जी अभी चीफ मिनिस्टर है। इसके अलावा आनंदीबेन पटेल जो है वो वहाँ पर क्या है, वो वहाँ पर राज्यपाल है। इसके अलावा वहाँ पर अगर विधानसभा सीट्स की बात करें तो 403 जो है विधानसभा सीट्स है वहाँ पर, और लोकसभा की सीटों की बात करें तो 80 है, और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 31 सीटें हैं वहाँ पर राज्यसभा की, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है बार बार अभी आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए वो ये है कि अभी रामसार जो कन्वेंशन की जो लिस्ट है, रामसार के बारे में आप लोगों को कई बार क्वेश्चन में बता भी चुका हूँ पिछली वीडियोज में, आपको पता होगा रामसार की जो अभी भारत के अंदर टोटल 37 साइट है, यानी 37 वेटलैंड जो है वो रामसार साइट के अंदर आती है। उनमें से अभी जो 10 ऐड की गई थी उन 10 में से 6 जो है वो अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर है। अभी जो लास्ट 10 ऐड की गई थी वो अकेले 6 जो है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा दुधवा नेशनल पार्क हो गया, पीलीभीत नेशनल पार्क हो गया, ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश के अंदर जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कौन व्यक्ति हाल ही में यूनेस्को में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किए गए हैं। कौन किए गए हैं यूनेस्को में अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में, बताइएगा किसको किया गया है। जितिन आर राव, ऋषभ एस सिन्हा, सुरेंद्र पाल सिंह, विशाल वी शर्मा, किसको नियुक्त किया गया। यूनेस्को समझते हैं आप लोग, यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशन, ई से क्या है एजुकेशनल, एस से साइंटिफिक, सी से कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनेस्को क्या है, यूनाइटेड नेशंस, ई से क्या है एजुकेशनल, एस से साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी यूनेस्को की, यूनेस्को की स्थापना हुई थी आपकी 1945 के अंदर, 1945 के अंदर जो है 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी, ठीक है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई है, 1945 के अंदर। हेडक्वार्टर कहां पर है, पेरिस में। इसका मुख्यालय ध्यान रखना, पेरिस के अंदर इसका मुख्यालय, ठीक है ना। 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहां पर है, पेरिस के अंदर है इसका मुख्यालय। 195 जो देश है वो इसके सदस्य है वर्तमान में, 195 मेंबर्स कंट्रीज है इसके, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो अभी जो है इसके प्रतिनिधि के रूप में भारत की तरफ से कौन नियुक्त हुए हैं, तो ये हुए हैं विशाल वी शर्मा। कौन नियुक्त हुए हैं, विशाल वी शर्मा जो है वो नियुक्त किए गए, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। तो यूनेस्को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो आपकी घोषित करता है, जैसे अभी पीछे जयपुर को किया गया था यूनेस्को सिटी, इसी प्रकार से वर्ल्ड वाइड जो है यूनेस्को सिटीज जो है घोषित करता है। इंडिया में भी काफ़ी साइट्स, इसने अप्रोक्सीमेटली 34 साइट इंडिया के अंदर यूनेस्को साइट जो है वो विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल कर रखा है। सबसे ज़्यादा इटली की है, 47 जो है साइट्स उसने यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल कर रखी है, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में कौन राष्ट्रीय आईडी योजना के तहत फेस स्कैन करने वाला, यानी चेहरा स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है, ये आपसे पूछा गया है। कौन बना है ऐसा, बता दीजिएगा फटाफट से। कौन सा है जो फेस स्कैन करने वाला पहला देश बना है राष्ट्रीय आईडी, नेशनल आईडी के लिए। जैसे अपने आधार कार्ड है और है, तो सीधा जो है उन चीज़ों से सब कुछ जो है कवर किया जा सकता है। फेस स्कैन करके आपका पूरा इंफॉर्मेशन जो है उसको ऐसे सेव करके और सभी चीज़ों में इस्तेमाल हो सकता है वो। तो कौन सा ऐसा देश बना है, ये आपसे क्वेश्चन है, बताइएगा। चीन है, जापान है, सिंगापुर है या ऑस्ट्रेलिया है, कौन कर सकता है। सिंगापुर आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। तो सिंगापुर में हुआ है ऐसा, सिंगापुर जो है फेस स्कैन करने वाला पहला देश बना है राष्ट्रीय आईडी के लिए, राइट। ध्यान रखना है सिंगापुर जो है उसके अभी पीएम कौन है, ली शियन लुंग जो है, ली शियन लुंग, ये अभी वर्तमान में जो है प्राइम मिनिस्टर है सिंगापुर के। इसके अलावा अगर बात करें तो प्राइम मिनिस्टर सिंगापुर के ली शियन लुंग होंगे। देन सिंगापुर जो है
वो भारत में अभी सबसे ज्यादा एफडीआई जहां से आ रहा है वो देश भी कौन है? सिंगापुर है। भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई कहां से आ रहा है? सिंगापुर से आ रहा है वर्तमान में, राइट? ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने जारी किया था, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया था? विश्व बैंक के द्वारा। उसमें जो है टॉप में है सिंगापुर। उसमें सबसे टॉप पे कंट्री कौन सी है? फर्स्ट कंट्री कौन सी है? सिंगापुर है। भारत का उसमें कौन सा स्थान था ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में? भारत का था कौन से वाला? 116 स्थान पे था इंडिया, आउट ऑफ 174। लास्ट ईयर 115 पे था, इस बार 116वें स्थान पे था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इसका क्या आंसर हो गया करेक्ट? एफडीआई सबसे ज्यादा आ रही है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में सिंगापुर टॉप पे है, तो इसका डी करेक्ट आंसर हो गया है। फेस स्कैन करने वाला भी पहला देश बना है राष्ट्रीय आईडी के लिए, राइट? तो ये आपको तमाम चीजें ध्यान रखनी है। तो आज का यही लास्ट क्वेश्चन था अपना। बाकी की चीजें हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जो है मैं बार बार कह रहा हूँ, इनको रिवाइज जरूर करते रहा करो। अगर पीछे का की नोट्स बना रखा है तो उनको अपना रिवीजन कर लिया करो, नहीं तो भूल जाओगे पीछे का। पढ़ा चाहे कितना ही है, कुछ भी है, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो सारी चीज़ें बेकार है। अल्टीमेटली रिवीजन होल्ड्स द की। तो ये बात आपके दिमाग में हर पल होनी चाहिए। जितना किया है उसको तुरंत रिवाइज करो, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, जैसा भी तुम लोगों को ठीक लगे वैसे वैसे उसको रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे फिर कितना ही पढ़ो चाहे, और कहीं कहीं से पढ़ते रहो, कोई फायदा नहीं हो। सोर्स से कम रखो लेकिन रिवीजन का जो है नंबर बढ़ाओ, सोर्स का जो है वो अमाउंट कम करने की जरूरत है, राइट? तो इन्हीं सब बातों के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कल क्लास में मिलते हैं, तब तक आप लोग पढ़िएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।